हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने पार्लियामेंट पढ़ा था। उससे पहले हमने और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे। पार्ट 1 टू पार्ट 4 ऑफ द 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब खत्म कर दिया था हमने। ठीक है। तो आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ेंगे, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नॉर्मली फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स में। और ऑलमोस्ट अल्टरनेट ईयर्स या 2-3 साल में इसके सवाल आते ही रहते हैं। तो ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है। और जो डाउट्स होगा, आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज में। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जानेंगे कि ये पार्लियामेंट्री है कमिटीज हैं क्या। ये पीसीज अभी से मैं बोलूंगा इसको। ठीक है। इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मत समझना, पार्लियामेंट्री कमेटी होगा, पीसी। ठीक है। तो ये देखो, ये जो कमिटीज होती है पार्लियामेंट के काम को आसान बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये। ठीक है। तो और इस प्रेजेंटेशन में हम इनके टाइप्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, एमपीज के ग्रुप्स होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि पार्लियामेंट को उसके ड्यूटीज को इफेक्टिवली निभाने में पार्लियामेंट की हेल्प की जाए। ठीक है। ये कमिटीज जो है लॉज के लिए, पॉलिसीज के लिए और गवर्नेंस को डिटेल में एग्जामिन करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो अगर आपको याद होगा 2G स्कैम के बारे में, तो उस समय जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उसमें 2G स्कैम में उस समय की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, उसने गवर्नमेंट खर्चों का हिसाब किया था, इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था। ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये कमिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, एक और चीज, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, और कुछ जो जो फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन से अगर किसी और कंट्री से ओरिजिन है और किसी और कंट्री से अगर लिए गए हैं, ठीक है, तो उन सब के फीचर्स को आप ध्यान रखें, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ से उनका ओरिजिन है, वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट सवाल उठ करके आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इंट्रोडक्शन तो ये हो गया। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पार्लियामेंट की जो है, वो आर्टिकल 105 और 118 में दी गई हैं। ठीक है। आर्टिकल 105 जो है, वो पावर्स और प्रिविलेजेस कमिटीज को देता है, उसके बारे में बताया गया है। क्या पावर्स और प्रिविलेजेस हैं कमिटी के, उसके बारे में उसमें बताया गया है। और आर्टिकल 118 जो है, वो हर हाउस को पावर देता है कि वो रूल्स बनाए अपने प्रोसीजर के लिए। ठीक है। उसके अलग से कमिटी निर्धारित कर सकती है, जो भी कर सकती है। तो ये दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज पीसीज के लिए निर्धारित हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी में। तो पार्लियामेंट्री कमिटी दो टाइप की होती हैं। पहली होती है स्टैंडिंग कमिटी, दूसरी होती है एडहॉक कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी क्या है? ये एक परमानेंट कमिटीज होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हुआ, एस्टिमेट्स कमिटी हुआ। ठीक है। तो हमेशा ये परमानेंट रहती है, कंटिन्यूइंग रहती है। ठीक है। ये डिसॉल्व नहीं होती, इनका काम खत्म होते ही। इनका काम, एक काम खत्म हुई दूसरा नया काम आता है, तो इसलिए चलती रहती है। ठीक। फिर दूसरी है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज क्या होती हैं कि ये टेम्परेरी कमिटीज होती हैं और कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाई जाती हैं। जैसे सेलेक्ट कमेटी हुआ, फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ। जैसे अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक वक्फ बोर्ड के लिए था। ठीक है। तो अभी काम चल रहा था ज्वाइंट, तो वो एडहॉक कमेटी थी। ठीक है। बस स्पेसिफिक काम के लिए उसको बनाया गया था। ठीक है। तो और जेपीसी आप लोग सुनते होंगे, टाइम टू टाइम बनाई जाती है, तो वो सब सब एडहॉक कमिटीज ही होती हैं। ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज के टाइप्स हो गए। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, ये फ्लो चार्ट है पार्लियामेंट्री कमिटीज का, उसके टाइप्स का। और ये देखो, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गई। इसके दो टाइप्स हो गए, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, एडहॉक कमेटी होगी। स्टैंडिंग कमेटी के फर्दर दो टाइप्स है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी दो तरह की होती है, ज्वाइंट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी। ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी तीन तरह की होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी तीन तरह की होती है, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन एनर्जी, और मतलब और भी होती है इससे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। यहाँ बस तीन ही मेंशन है। ठीक है। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको मिल गया। मतलब आपको बस इतना तक याद रखना है, पार्लियामेंट्री कमेटी
दो तरह की होती है, स्टैंडिंग एडहॉक। स्टैंडिंग कमेटी फर्दर दो तरह की होती है, एडहॉक फर्दर दो तरह की होती है। एडहॉक का काम होता है कि एडहॉक कब होता है, जब कोई काम आएगा तभी इसका फॉर्मेशन किया जाएगा, तभी इसका गठन किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है। तीन तरह के पार्लियामेंट्री कमेटी, इन तीनों का याद रखना पड़ेगा, पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या है। तो देखो ये कमिटीज काम क्या करती हैं। तो सबसे पहला काम इनका होता है लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी का, यानी बिल्स को डिटेल में एग्जामिन करती है। जैसे वक्फ बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी ने एग्जामिन किया, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए ताकि कि बिल और ज्यादा इफेक्टिव हो। अभी काफी न्यूज में भी है, इसलिए वक्फ बिल आपको, आप पढ़ लोगे द हिंदू तो आपको आइडिया होगा इस चीज का। ठीक है। फिर फाइनेंशियल ओवरसाइट, यानी ये बजट और गवर्नमेंट के खर्चों को रिव्यू करती है। जैसे एस्टिमेट्स कमेटी डिफेंस बजट को एग्जामिन करती है और सजेशंस देती है, अगर कुछ उसको लगता है सजेशन देने का। ठीक है। फिर पॉलिसी वैल्यूएशन का काम होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी और प्रोग्राम्स को असेस किया जाता है। ठीक, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिव्यू कर की थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन। ठीक। फिर अगला जो है इसका फंक्शन है अकाउंटेबिलिटी का, यानी एग्जीक्यूटिव को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाना। जैसे 2G स्कैम में गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी ने किया था, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया था उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट थी। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके रोल क्या क्या है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। तो सबसे बड़ा इसका रोल है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये तो पता ही है कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का होना कितना ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी उतनी ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप और स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो इनका यही होता है कि ट्रांसपेरेंट बनाना और अकाउंटेबल बनाना, कि भाई कौन क्या काम किया है, अगर कुछ गलत किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करना। ठीक है। ये काफी जरूरी, ये भी जरूरी है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी ही तय नहीं होंगे फिर तो लोग मनमार्जी से जो भी मन करेगा वो करते चले जाएंगे, फिर डेवलपमेंट होना थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला इसका काम होता है कि बाई पार्टीशन कोऑपरेशन को प्रमोट करना। ठीक है। यानी एमपीज हर पार्टी के जितने भी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो पार्टी सरकार में है बस उसी के एमपीज पार्लियामेंट्री कमेटी में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी पार्टी के एमपीज जो भी जीत करके आए हैं मिल के काम करते हैं। ठीक है। तो कोऑपरेशन को प्रमोट करती है ये। फिर अगला अगला रोल जो है इसका कॉम्प्लेक्स इशूज को डिटेल में एग्जामिन करना। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अगला रोल इसका कि पार्लियामेंट के और एग्जीक्यूटिव के बीच का गैप ब्रिज करती है। ठीक। और जैसे कमिटी जो है एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को पार्लियामेंट के सामने रखती है, तो एक तरह से गैप ब्रिज करती है वो, कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच का। ठीक है। तो ये इसके चार रोल्स होते हैं डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये क्या करती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है। फिर है एस्टिमेट्स कमेटी, ये क्या करती है, बजट एस्टिमेट्स को एनालाइज करती है और उसको इफिशियंसी और उसको कैसे और इम्प्रूव बनाया जा सकता है और बढ़िया कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करती है। फिर आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। इसमें क्या होता है कि फंक्शनिंग को, कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज के फंक्शनिंग की रिव्यूइंग होती है, और ये मतलब हर मिनिस्ट्री वाइज होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है। तो और ये 24 के आसपास होती है शायद, मुझे एग्जैक्ट नंबर से याद नहीं, लेकिन हाँ शायद 24 ही होती है। तो 24 के आसपास होती है ये। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गए। तो और एक और कुछ चीज मैं अपने एंड से बताना चाहता हूँ इसमें, कि इसके कुछ चैलेंजेस हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के। ये आपके प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा कि हाँ, लेकिन हाँ मेंस आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे होगे तो उसमें हेल्प हो जाएगा। एक सबसे पहला चैलेंज तो हर सरकारी डिपार्टमेंट के साथ होता है, लिमिटेड रिसोर्स। इसकी चैलेंज तो सब डिपार्टमेंट, सब पूरे गवर्नमेंट के पास आती है, लिमिटेड रिसोर्स की। ठीक है। तो इसके इस वैसा ही सेम चैलेंज के पास भी है, लिमिटेड रिसोर्स और एक्सपर्टीज का भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि एमपी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया सकता कि वो हर चीज के मामले में जानकार हो। ठीक है। तो कमिटीज के पास ऐसा एक्सपर्ट होता नहीं जिससे कॉम्प्लेक्स इशू को समझना आसानी हो जाए। उनको हायर करना पड़ता है, फिर वो खोजना पड़ता है, तो वो थोड़ा टफ टाइम हो जाता है। ठीक है। कभी कभी होता है। और दूसरा जो चैलेंज है कि रिपोर्ट सबमिट करने में डिले होता है इनसे। कई कई रिपोर्ट्स जो हैं वो, जैसे 2G स्कैम की रिपोर्ट सबमिट करने में 2 साल लग गए थे। ठीक है। फिर इनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते, एक तरह से पेपर टाइगर के तौर पे समझो इनको।
कि रिकमेंडेशन दे तो देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सजेशन को इग्नोर कर सकती है। ऐसा कोई पावर नहीं होता कि नहीं, गवर्नमेंट को इनके सजेशन को मानना ही पड़ेगा। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पार्टीशनशिप भी होता है इसमें। जैसे एमपीज अपने पार्टी के एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इसमें नॉर्मली, ओवरऑल कलेक्टिव एजेंडा को ना लेकर के। नॉर्मली देखा गया है कि एमपीज कभी कभी अपने पार्टी के एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ रिफॉर्म्स की भी जरूरत होती है। ठीक, तो रिफॉर्म्स भी कुछ वैसे ही हैं कि कमेटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, फिर रिपोर्ट्स को टाइम पे सबमिट किया जाए, वही जो, क्योंकि रिपोर्ट्स टाइम पे सबमिट नहीं होते। फिर रिकमेंडेशन को, और कुछ रिकमेंडेशंस को बाइंडिंग बनाना। ठीक है, कि गवर्नमेंट को इनके सेशंस को फॉलो करने चाहिए, सारे ऐसे ही नहीं इग्नोर कर देने चाहिए। फिर बाई पार्टीशन पार्टिसिपेशन को प्रमोट करे, और एमपीज को अपने पार्टी के एजेंडे से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं इसमें, पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो पार्लियामेंट्री कमेटी इसके साथ ही खत्म होती है। तो समराइज एक बार मैं करता हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंश्योर करती है कि लॉज, पॉलिसीज और फाइनेंसेस को डिटेल में एग्जामिन किया जाए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अभी सबसे रिसेंट का वक्फ बिल का है, फिर 2G स्कैम का था, फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का था। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि कमिटीज कितनी इफेक्टिव हैं। अगर इनको और स्ट्रांग किया जाएगा तो डेमोक्रेसी की जड़ें और मजबूत बनाई सकती हैं, डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग किया सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही धन्यवाद आपका। और कोई डाउट्स, क्वेरी, सजेशन कुछ भी हो तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डाउट्स, क्वेरी, सजेशन दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बस इसी के साथ तो फिर खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।